नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान का कारवां पहुंच चुका है गोरखपुर। हम 1 अप्रैल को बागपत से चले थे, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए गोरखपुर पहुंच चुके हैं। बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी यहाँ के सांसद हुआ करते थे। अभी भाजपा से रवि किशन है और सपा ने जिसे उतारा है वो काजल निषाद है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कभी ना कभी जुड़े रहे थे। रवि किशन एक पूरा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं 2019 से 24 का। अब उन्होंने कैसा काम किया, काजल निषाद उन्हें कितनी चुनौती दे पा रही हैं और क्या मुद्दे हैं लोगों के। कुछ गोरखपुर विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी के कुछ छात्र हैं हमारे साथ, हम उनसे समझेंगे। छात्र देश के भविष्य होते हैं, वो खुलकर बात करते हैं, इसलिए भी ये रुचिकर होगा कि छात्रों के मन में क्या है, क्या काम किया है, क्या मुद्दे हैं और रोजगार को लेकर क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? रवि चौहान नाम है। रवि जी लॉ के ही छात्र हैं। हाँ। छात्रों को लेकर बड़ी बात होती है, सारी सरकारें छात्रों को लेकर। हम अभी अखिलेश की सभा में थे वहाँ पे सिद्धार्थ नगर में, वो भी छात्रों की समस्याएं उठा रहे थे कि पेपर लीक हो जा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कैसे देखते हैं इन सब मुद्दों को और सरकार के कामकाज को? सरकार के कामकाज को देखा जाए तो ये विगत जो है 10 वर्षों से जो भाजपा सरकार है, खासकर युवा वर्ग को अभी जो 2019 में कोरोना के बाद से युवा वर्ग उभरा, उसके बाद एक भी वैकेंसी नहीं आई। जो भी वैकेंसी आई उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर देने के लिए जा रहे हैं, स्टेशन पे जा रहे हैं, रात गुजार रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उसका पेपर देना, पेपर लीक हो जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के लिए। और किसान वर्ग जो है कि अभी दिल्ली में जो है धरना दिया था, हर वर्ग इससे जो त्रस्त। महंगाई तो आप जान ही रहे हैं, महंगाई जो है कि सब लोग त्रस्त हैं। महिलाएँ, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हैं जो अपना गैस चूल्हा है उसको अब लकड़ी खाना बनाने के लिए मजबूर है, गैस नहीं भरा पा रहा है। अच्छा, गैस नहीं भर पा रहा है। गैस तो कुछ सस्ता भी किया है ना अभी? अभी तो कह सकते हैं कि कुछ सस्ता नहीं है। 1100 रुपये गैस 200 रुपये घटा दे, 900 रुपये कुछ कर दे तो क्या हो सकता है? 800 रुपये 800 कुछ, 800 कीमत है। 200 की सब्सिडी मिली थी, फिर 100 रुपये की एक बार फिर सब्सिडी मिली। ये तो हम राहत नहीं है भाई। ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश की बात किया जाए तो वहाँ पर महिलाएं जो पहले 400 साढ़े 400 सिलेंडर भराती थी, पूरा 1 महीना चलता था। अब है कि 1000 रुपया कहीं से समूह से पैसा लेकर गैस भरा रहे हैं, तब उनका जो है कि खाना बना पा रही हैं अपना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 10 साल पहले आपकी हॉस्टल का फीस कितना था? अब फीस के बारे में 10 साल पहले की तो बात नहीं, फिर भी अगर सीनियर से बात हो, सीनियर जो है सीनियर बता सकते हैं। ये आज के 8-10 साल पहले जो हॉस्टल की फीस हुआ करती थी 3300, 3500, 4000 इसी के अंदर रहा करती थी। लेकिन अभी स्थिति क्या है कि फीस 30,000, 35,000 के आसपास पहुंच चुकी है। अच्छा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है छात्रों का, नौजवानों का, वो रोजगार होता है। यदि हम पढ़ लिख करके LLB कर रहे हैं, चाहे लड़का B.Ed कर रहा है, M.Ed कर रहा है, और यदि वो आपसे सम्मानजनक नौकरी की बात करता है तो आप उसको कहते हैं पकौड़ी बेचिए रोजगार है। अगर पकौड़ी बेचना ही रोजगार होता तो हम LLB तक, B.Ed तक नहीं आते। रोजगार का एक सीधा सा पैमाना ये होता है कि आप जिस योग्य हों और काम करने की इच्छा आप रखते हों, और प्रचलित मजदूरी दर पे आपको रोजगार अगर नहीं मिलती है तो बेरोजगारी है। और ऐसे युवाओं की संख्या इस देश में लगातार बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आप इस तरीके से समझिए कि 50,000 पुलिस की भर्ती आई थी, अनुपातन करीब 50 लाख फार्म पड़े, 60,000 कुछ 254 भर्ती फार्म से जितना पैसा कलेक्ट हुआ, रेलवे परिवहन को कितना पैसा मिला, बस वालों को कितना पैसा मिला, फिर अंतिम में पेपर लीक करा दिया गया, परीक्षा रद्द हो गई। सिर्फ UPP ही नहीं, RO हुआ, नलकूप की परीक्षा हुई, UPSI की नर्स की परीक्षा हुई, UPTET की परीक्षा हुआ। अभी देखिए नीट में, हाल ही में नीट की परीक्षा हुई जो लीक कर दी गई। तो जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो सब कुछ ठीक नहीं है, पेपर लीक है, ऐसा कुछ मामला चल रहा है। युवा खासकर बहुत नाराज हैं इस सरकार से, और मुझे लगता है कि रोजगार के मसले पे सरकार पूर्ण रूप से फेल है। अच्छा, रोजगार के मसले पे सरकार पूर्ण रूप से किस मसले पे सरकार ने अच्छा काम किया आपके हिसाब से? देखिए, अगर आप छात्रों का डिबेट ले रहा था, छात्रों की बातचीत चल रही, तो मेरा सबसे पहला ये लगता है कि छात्र हमेशा रोजगार की ही बात करता है, चाहे वो किसी फ्रंट का रहता हो। तो उस मामले में सरकार पूर्ण रूप से फेल रही। दूसरी बात आते हैं, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो बच्चे, हम लोग डेली मार्केटिंग करने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं। आज स्थिति है, चाहे प्याज की कीमत आप देख लीजिए, लहसुन की कीमत देख लीजिए, दाल की कीमत देख लीजिए। मुझे लगता है कि जो बच्चे रूम लेके दाल फ्राई बना कर खाना खाते होंगे, तो किसी भी बच्चे के रूम में प्रॉपर जो टमाटर, लहसुन, प्याज होता है उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती होगी। बगल के कमरे से लहसुन मांगना पड़ता होगा, बगल के कमरे से लोग टमाटर लेकर के आते हैं, बगल के कमरे से प्याज लेकर के आते हैं। एक विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो कह दे कि मेरे पास खाने की संपूर्ण। अच्छा, सबका बगल वाला ही संपन्न है कि बगल से टमाटर ले आते हैं, बगल से। हॉस्टल का एक कल्चर होता है।
टमाटर में आपसी सहयोग की भावना से चीज़ें चलती जी हैं, बात है। लेकिन निश्चित तौर पर जान लीजिए, जैसे मान लीजिए दाल की बात आई, आज कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी छोड़िए, गाँव में आप चले जाइए, पता करिए, किसी के घर पर प्योर अरहर की दाल नहीं बन रही है, उसमें मटर भी मिलाया जा रहा है, उसमें उड़द भी पड़ रहा है, मसूर भी पड़ रहा है। तो आज स्थिति ये है, आज लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी जो है कि वादे वचन घोषणाएं होती हैं, लेकिन धरातल पर आकर आप देखिए, महंगाई से, बेरोजगारी से जनता बहुत त्रस्त है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया। कोई किसी भी सरकार के कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ खराब काम होते हैं। इस सरकार ने कुछ क्या आपको इस सरकार का मतलब कुछ भी क्या रिमार्केबल लगा, क्या लगा कि ये इसकी उपलब्धि है? जैसे ये सरकार जिन योजनाओं को लेकर के आई थी, जिन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, भ्रष्टाचार पर करेंगे चोट, मोदी जी को देंगे वोट। तो इन सारे मसलों को आप देखिए, इनके मैनिफेस्टो को आप देखिए, इन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 15 लाख खाते में भेजने की बात की थी, बहुत सारे वादे इनके थे। तो इनका किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का आकलन उनके मैनिफेस्टो के आधार पर होता है। अब देखिए उस पर कितना खरे उतरे, इन्होंने कितनी नौकरियां हमको दी। और इन सारे मसलों पर मेरा नहीं मानना, सारे बच्चों से पूछिए कि उनको क्या लगता है रोजगार की स्थिति क्या रही। आज यूपी के लड़के बिहार में जाकर के शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाए। हमारे जानने में बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी शादी नहीं हो रही थी, घर पे बहन की शादी नहीं हो रही थी, उनकी खुद की शादी नहीं हो रही थी, बाप का खेत रेहन था, वो बिहार में जाकर के नौकरी लिए। यूपी का लड़का यूपी में नौकरी नहीं पा रहा है, कोई सरकारी नौकरी नहीं निकली। उसके बाद जो नौकरियाँ आई, संविदा पर नौकरियाँ आई, ठेका पर नौकरियाँ आई। और हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, हम लोग देखते थे कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे सुबह उठ करके कड़ाके की ठंड में लड़के फील्ड में जाते थे, दौड़ते थे, तैयारी करते थे। उनके अंदर आर्मी में जाने का एक जुनून हुआ करता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निवीर ला करके उनका ये जुनून छीन लिया उनसे। आज देखिए बहुत निराशा, अग्निवीर का फॉर्म आ रहा, बच्चों से पूछिए, बेरोजगारी इस कदर है, उसके बाद भी लड़के अग्निवीर के नाम से डर रहे हैं। उनसे उनका जो है कि शहीद का दर्जा छीन लिया गया। 4 साल के बाद वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में कोई प्लान नहीं इनका। तो रोजगार के मसले पर मेरा मानना है कि सारे मूलभूत में जो अगर समुद्र मंथन से कोई चीज निकल के आता है छात्रों के जीवन में, तो वो होता है रोजगार। और इस मसले पे सरकार पूर्ण रूप से फेल है। रोजगार पे आप बात कर रहे हैं और संविदा कर्मियों की आपने बात की, पर मुझे ध्यान आता है कि संविदा कर्मी की परंपरा इस सरकार की नहीं है। जैसे शिक्षा मित्रों की जो बहाली हुई थी वो बहुत पहले से हो रही है यूपी में। देखिए जो चीजें हम कर रहे हैं, अगर सारी चीजें सुनिए, पूर्ववर्ती सरकारों में यदि सारी चीजें ठीक थी तो आपको लाने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत क्लियर कट बात, ठीक बात है। अगर जनता ने आपको लाया तो आप हर बार यही कह के कि नेहरू जिम्मेदार पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आप 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए थे, आपको जवाबदेही तय होगी। आप ये बताइए कि आपने कितना रोजगार दिया। आप कोई मुद्दा होगा, आप नेहरू जी को बीच में ला के खड़ा कर देंगे, उनको ढाल बना कर खड़ा कर देंगे। इस प्रकार अगर नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे, जिस समय गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से गेहूं निकाल करके जनता खाती थी, अगर नेहरू जी भी ये बात कहे होते कि हमारा देश तो 250 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ब्रिटिश हुकूमत रही है, मुगल रहे हैं, ये रहा है, तो हमारा देश तो बिक गया होता। लेकिन नेहरू जी ने देश के सामने कभी ये झूठी दलीलें नहीं दी। उन्होंने काम करने का प्रयास किया। उन्होंने इस देश को IIT, IIM, एम्स का ख्वाब दिखाया, भाखड़ा नंगल दिखाया। उन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी संस्थानें दी, इसरो दिया, बार्क दिया। इस देश में जितनी बड़ी बड़ी संस्थानें आज खड़ी, जो नवरत्न हमारे खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जो PSUs बेच रहे हैं, वो सब नेहरू जी ने बना करके दिया। अच्छा, ये सरकार भी दावा करती है कि हम जब सरकार में आए, जो नरेंद्र मोदी सरकार दावा करती है कि जब हम 2014 में सरकार में आए तो हमारे पास 7 एम्स थे, जिसमें से 6 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बनवाया था, 1 ही एम्स हमें मिला था। आज 26 एम्स है। मैं आपके दावे पे इसका हम जवाब देंगे। ये इसी तरह से IIMs गिनवाते हैं, ये इसी तरह से चिकित्सा महाविद्यालय गिनवाए थे। हमको याद आता है वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, दरभंगा में खड़े होकर के मोदी जी ने कहा कि हमने एक एम्स बना दी है, और वहाँ की मीडिया, वहाँ का स्थानीय नेता दिन में टार्च लेकर खोज रहे थे, एम्स कहीं नहीं था। इन्होंने अमित शाह ने बयान दिया कि हम हर सप्ताह एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं। आप देखिए 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं ये लोग, तो यानी हॉस्पिटलों का तो मुझे लगता है हर गली हर चौराहे पे मेडिकल कॉलेज खुल गया होगा, एम्स खुल गया होगा। देखिए बड़ी बड़ी बातें जो है पोस्टरों बैनरों में कर देना, ठीक है, उसमें सच्चाई नहीं है। तेरी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये दावा झूठा, ये आंकड़े किताब। हम गोंडा से भी होके आ रहे हैं, ठीक है, तो हाँ चलिए, मैं आदम गोंडवी का शेर है। हाँ। तो जिस प्रकार से छला गया छात्रों से, हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, आप हॉस्टल की फीस देख लीजिए। NEP के नाम पे, नई शिक्षा नीति के नाम पर किस प्रकार से छात्रों का शोषण हुआ है। जो BA हम 2592 रुपए में कर लेते थे, आज सेमेस्टर प्रणाली थोप करके हमारे पर जबरदस्ती थोपी गई वो प्रणाली, और आज स्थिति क्या है, BA हम 5000 रुपए में कर रहे हैं। बच्चों का जो है कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता था, उस
उस पर पूर्ण विराम लग गया। बच्चा असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाने में व्यस्त है, छाटुकारिता की रणनीति पे काम चल रही है। तो देखिए, जैसे हम विद्यार्थी हैं, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हमसे बात करिए। आपने जो फीस का स्ट्रक्चर आपका क्या है, पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश रहा जहाँ पे कापी किताबों पेंसिल पर जीएसटी लगाई गई। पूरी दुनिया में कहीं जीएसटी नहीं लगाई गई थी, शिक्षा पर जीएसटी यहाँ लगा दिया गया। तो आप बताइए हम उनको क्यों पसंद करें? नहीं, मेरा ये सवाल ही नहीं कि आप उनको पसंद करिए। आप ये मत पीड़ा है, हाँ, मत आपका है, आपको मत देना है। हमारी पीड़ा है कि आपने जो हमसे वादे किए थे, ठीक है, तुम निभा ना सके वो बात अलग है, लेकिन तुम जो वादे किए वो बहुत कमाल थे। अच्छा, इनके वादों पर हम लोग भी आए थे। मैं बता दूं कि हम लोग भी जब पढ़ाई के पीरियड में थे तो हम लोग शुरुआती दौर में मुझे लगता था कोई करिश्मा होने वाला मोदी जी की सरकार में, और सब लोगों ने, मुझे लगता है जितने लोग खड़े हैं ये 100% मतलब 100% लोग भाजपाई थे, 100% लोग थे मोदी जी के नाम पे, जिनके मुझे लगता था कि कुछ करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। लेकिन अंतिम में क्या हुआ? निराशा हाथ हाँ, लगी। कैसे तेरे वादे पे हो जाऊं फना, हमने मांगी तुझसे नौकरी, तुमने थमा दिया चना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जी, कहाँ, इसी आप गोरखपुर के रहने वाले हैं कि किसी और जिले के? कुशीनगर जिले से संबंध रखते हैं। तो मतदाता भी आप कुशीनगर के होंगे। अच्छा, अपने जिले का क्या हालचाल है? आपके जिले में ये बताइए। हमारे ज़िले का हाल जो है वर्तमान समय में कहें तो कुशीनगर ज़िला जो है किसी समय में गन्ना उत्पादन का सबसे ज़्यादा उत्पादक था। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी के हम उत्पादक थे। लेकिन आज की डेट में तमाम चीनी मिलें जो हैं हमारे ज़िले में, मोस्टली चीनी मिलें बंद हैं। अच्छा, हमारी जो गृह विधानसभा है पडरौना, जहाँ से पहले RPN सिंह जी सांसद हुआ करते थे, वो विधायक भी रहे वहाँ पे, तो वहाँ की चीनी मिल जो थी उसको चालू करने के लिए जब सबसे पहली बार लोकसभा चुनाव में मोदी जी वहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस चीनी मिल को हम चलवाएंगे। संयोग से वो जो चीनी मिल है वो कपड़ा मंत्रालय के अधीन है। कपड़ा मंत्रालय के अधीन है और इनकी सरकार के 10 साल पूरे हो गए, लेकिन उस चीनी मिल में आज तक कभी क्या नाम है चीनी मिल का? गवर्नमेंट की चीनी मिल है। अरे नाम कुछ होगा ना, किस जगह पे है, क्या नाम? पडरौना में और कप्तानगंज शुगर मिल। अच्छा, कप्तानगंज शुगर मिल नाम है। कप्तानगंज शुगर मिल नाम नहीं है, उसका नाम पडरौना चीनी मिल है। पडरौना में भी थी, कप्तानगंज में भी थी। अच्छा, आपके यहाँ जब ये लोग दावे करते हैं तो ये दावा करते हैं कि कुशीनगर को हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया है। जी, पता कीजिए कि फ्लाइट कितनी चल रही है। हमें वही उसी पे आ रहा था, क्या स्थिति है उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नहीं, स्थिति है एक दो एयरपोर्ट तो, एक दो उड़ाने तो है ना वहाँ से इंटरनेशनल, कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वहाँ से नहीं चलती है। और इनॉग्रेशन के लिए बौद्ध यात्रियों को श्रीलंका से या संभवतः किसी और बौद्ध देश से उनको लाया गया था। एक बार सिर्फ वो शुभारंभ करने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी। अच्छा, वहाँ से कोई उड़ान नहीं है? नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय डोमेस्टिक भी नहीं है? नहीं, अच्छा, बंद है। गोरखपुर से, गोरखपुर से कुशीनगर से कोई अच्छा, चलिए, ठीक है, कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। अरुण जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं गोरखपुर का हूँ। गोरखपुर का रहने वाला है। लंबे समय से ये सीट जो है भाजपा का कर रही है, ठीक है? कैसा, मतलब क्या बदलाव देखा आपने? मतलब आपकी भी उम्र तो 24-25 साल की होगी। हाँ, उससे ऊपर ही है। एक दो बार वोट भी, 2 बार कम से कम वोट कर चुके होंगे। क्या बदलाव देखा है आपने इस दौरान शहर में, जब से आपको बोध हुआ है? और आपका जो ये मौजूदा सांसद है उनका कामकाज कैसा रहा है? देखिए, ये जो मौजूदा सांसद हैं इनकी तो पैरासूट लैंडिंग है। अच्छा। ये किसी काम के नहीं है। अच्छा, ये बस एक जो है डमी है, डमी कैंडिडेट हैं और ये प्रोजेक्ट किए गए हैं, ऊपर से लाए गए हैं। योगी जी लाए हैं। ये रखे गए हैं केवल इनके नाम के लिए। काम तो सारा योगी जी का है। योगी जी मतलब ये है कि वो इनके कैंडिडेट हैं और वो जो कहते हैं, अब जैसे कि सदन में काफ़ी बार जो है बहस भी हो चुकी है कि आप अपने पहले शहर का विकास कर लीजिए तब पूरे प्रदेश का करिए। अखिलेश जी कई बार इनको जो है वहाँ पे जो है बोल भी चुके हैं कि पहले गोरखपुर का नाला तो बना लीजिए। तो यही सब है। अच्छा, लेकिन मैं जब आया था पिछली बार, मुझे बहुत समय बाद आया हूँ, एक बार आया था मैं, मुझे लग रहा है 11-12 के आसपास आया था, तो सड़कें उड़के बहुत संकरी थी, एंक्रोचमेंट भी था। अभी मैं खाना खाने, आप लोग चूंकि तब फ्री नहीं थे तो मैं खाना खाने चला गया था। सड़कों की स्थिति थोड़ी बेहतर दिख रही है। हाँ, थोड़ी बेहतर है। इस बात से मैं जो सहमत हूँ कि जो है गोरखपुर में कुछ काम है जो सराहनीय है। अभी तक तो आप कह रहे थे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं ये कभी नहीं कहा हूँ कि कुछ भी नहीं है गोरखपुर में। सराहनीय है, लेकिन एनक्रोचमेंट की जो बात है, आप किसी चौराहे पे जाके देखिए, दिन भर चौराहे पे माइक लगा के नगर निगम या जो भी IMTS है उसके द्वारा कहा जाता है कि चौराहे के 100 मीटर के अंदर कोई पार्किंग नहीं होगी। आप पता कीजिए, किसी चौराहे पे आप खड़े होकर देखिए, ऑटो और ई रिक्शा वाले पार्किंग कर रहे हैं, उसकी बदले में किसको पैसा दे के वहाँ खड़ा कर रहे हैं ये भगवान जाने। लेकिन ऐसा तो हो रहा है, सड़कें एनक्रोचमेंट से मुक्त नहीं है। अच्छा, आप बस स्टैंड पे जाइए, हाँ। मुख्यमंत्री जी के लिए जाने के लिए किसी दिन रोड खाली कराने के चक्कर में बस वालों ने धरना दिया, किसी का हाथ टूट गया था,
उनको कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन बस स्टैंड का, स्टेशन से बस स्टैंड का जो रास्ता है वो हरदम इंक्रोचमेंट ब्लॉक ही रहता ब्लॉक है, रहता है। वीआईपी प्रोटोकॉल में ब्लॉक रहता है। अच्छा, हाँ, योगी जी के वीआईपी प्रोटोकॉल में हमेशा ब्लॉक रहता है। बहुत आते हैं मुख्यमंत्री बहुत साहब आते हैं में, और इससे भी परेशान है आप लोग। तो यूनिवर्सिटी जाने में जो है मतलब समस्या होती है कि परीक्षाएं हैं, आदमी आधे घंटे पहले, हॉस्टल बगल में है, आधे घंटे पहले निकलता है, सोचता है कि समय से पहुंच जाएंगे। अब योगी जी का प्रोटोकॉल है, मंत्री जी का प्रोटोकॉल है, आएंगे तो आधे घंटे पहले जीरो ट्रैफिक हो जाएगी। अच्छा, जीरो ट्रैफिक हो जाएगी तो हम लोगों को बंद कर दिया जाता है अच्छा, इधर। बहुत सारे लोग समस्या, मतलब हम जब घूम रहे थे तो बहुत सारे लोग समस्या ये बता रहे थे कि हमारा नेता आता नहीं है, चुनाव जीत के गया देखे नहीं, और आता है तो भी समस्या हो जाती है। आता है तो समस्या हो जाती है। नहीं, ये समस्या का एक दूसरा पहलू है, मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूँ। हाँ, तो अगर काम से आए तो ठीक है, केवल भ्रमण पे आए ये गड़बड़ है ना। तो इनका अपना मठ भी है, तो मतलब घर तो आएंगे ना। तो घर तो आएंगे, मगर पहले घर ही रहना, तो फिर वहाँ दिल्ली और लखनऊ में क्यों है आप? अच्छा, चलिए ठीक है, लखनऊ में क्यों है? ठीक है। सपा से जो उम्मीदवार हैं काजल निषाद जी, हाँ। आप कह रहे थे कि जैसे रवि किशन पैराशूट है, काजल निषाद भी उसी श्रेणी में है। तो आपको लगता है कि जो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां किसी से, कहीं फिल्म इंडस्ट्री से इस तरह से जो लाती हैं, इससे राजनीति का कुछ भला होता है? देखिए, जो अन्य जो पार्टियां आती हैं, मतलब लेकिन मतदाता के पास बहुत विकल्प नहीं रह जाता। मैं यही कह रहा हूँ कि विकल्पहीन हो जाता है। ये गलत है। पैराशूट लैंडिंग किसी पार्टी द्वारा होता है, वो गलत होता है। तो जैसे इससे जो है लोकल नेताओं का जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनका जो है नुकसान होता है। आप लोग भी छात्र राजनीति से जुड़े हैं? हाँ, हम लोग जो है काफ़ी जो है छात्र राजनीति से जुड़े हैं और काफ़ी जो है सपोर्ट किए हैं, वोट किए हैं। किस पार्टी की छात्र, मतलब किस पार्टी की यूथ विंग या छात्र विंग से जुड़े जैसे हैं? अभी हम किसी विंग से नहीं जुड़े हैं। हम लोग केवल जो है ये देखते हैं कि कौन सा छात्र नेता हमारे लिए काम कर सकता है। अच्छा, जो हम लोगों के लिए दिन रात खड़ा रहता है, हॉस्टल की जो है समस्या। हाँ, और देखिए 2016 के बाद से चुनाव ही नहीं हुआ। अच्छा, योगी जी तो बोले थे कि जो हम छात्र संघ चुनाव बहाल करवाएंगे, कुछ नहीं करवाए। और नहीं तो जो है चुनाव होने वाला था 17 में, 17 के चुनाव के बाद पैसा ले लेकर वो तुरंत जो है होने वाला था, ऐन मौके पे जो है उसको रद्द कर दिया गया। अच्छा, छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ, ये भी एक समझ। क्या नाम है आपका? विश्वजीत सिंह नाम है। विश्वजीत जी यहीं के रहने वाले हैं? देवरिया। अच्छा, देवरिया के रहने वाले हैं। देवरिया में क्या है राजनीतिक समीकरण? देवरिया में राजनीतिक समीकरण यही है कि जो है कांग्रेस जीत रही है वहाँ। अच्छा, कौन है? प्रताप सिंह है। अच्छा, अखिलेश प्रताप सिंह है। अच्छा, ये बताइए, मतलब देवरिया में आपसे एक देवरिया में मत पूछिए हमसे ये पूछिए कि मैं आ रहा हूँ, मैं पूछूंगा सबसे एक ही सवाल नहीं पूछ सकता ना, तो मुझे सवाल में वैरायटी रखनी पड़ती है। तो मैं वैरायटी आंसर भी दूंगा। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आपसे मैं एक पूरे पूर्वांचल को लेकर पूछता हूँ, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जो है इस क्षेत्र से आते हैं, 7 साल से मुख्यमंत्री हैं और लंबे समय से सांसद भी रहे, प्रभावी नेता रहे। इनके 7 साल के कार्यकाल में पूर्वांचल में कुछ बदला है क्या? पूर्वांचल में बदला कि नहीं बदला, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय जब वो सांसद रहा करते थे, हाँ। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के 4 दीवारी पर लिखा रहता था केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग, मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाओ, और वो खुद बैठते थे। हाँ। आज धरने पे बैठते थे उस मांग को लेकर। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय तो छोड़ दीजिए, इसकी तो दुर्दशा हो ही रही है। देश के तमाम विश्वविद्यालयों की जो ऑटोनॉमस बनी व्यवस्था थी कॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी दुर्दशा हो रही है। और यहाँ के शौचालय देखिए, और इसे बगल में एनसी छात्रावास लगभग 2 सालों से रिनोवेशन के नाम पे पीएससी कैंप का अड्डा बना हुआ है, और एक कि नहीं 4-5 कंपनियां। अच्छा, क्यों यहाँ पे क्यों यूनिवर्सिटी में मैं बता रहा हूँ, मैं एक सवाल बताया, यूनिवर्सिटी में क्यों पीएससी की कंपनियां बैठी हुई हैं? अब ये क्या है कि इसका जो है निर्माण कराया जाएगा, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम होगा, तोड़फोड़ होगा, और उसके नाम पे वो ला के रख दिए जो मेस के लिए जो बनी है बिल्डिंग अलग से उसमें, और फिर धीरे धीरे सारे कमरों में पीएससी ने ताला तोड़ के कब्जा कर लिया। लगभग पूरे कमरे में आप जाके देखिए पीएससी कब्जा की है, ठीक है, एकदम गंद मचाए हुए हैं। और 12 बजे रात को, 12 बजे रात को यही चीफ वार्डन थे एसके सिंह, मुझे किसी से भय नहीं है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप इतने बड़े पद पे हैं। सच्चाई ये है कि हम सब रूरल एरिया से ग्रामीण लड़के हैं, हम कितने संघर्ष करके विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों का मुंह देखते हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं। एक बंद कमरे में इंटरव्यू दे के आप जो है 12 बजे रात को किसी लड़के को बेदखल कर देंगे। 12 बजे रात को एनसी छात्रावास से लड़कों को निकाल के इसमें शिफ्ट किया गया, स्वामी विवेकानंद में, फिर आपके बुद्धा। अच्छा, मैं आप कह रहे कि यूनिवर्सिटी से 12 बजे रात को, और वो भी बेदखल। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बेदखल क्या किया गया? मतलब निकाल दिया गया, कहा गया कि रिनोवेशन होगा, तुम लोग यहाँ से निकलो तत्काल यहाँ सुबह। मतलब दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया। अच्छा, मुझे लगा कि कुछ दाखिला उनका खारिज कर दिया गया। खारिज नहीं हुई, निकालना किसी बच्चे को, मतलब हॉस्टल शिफ्ट किया गया, और लगभग 2.5 साल 3 साल हो गया। 3 साल में आज तक उसका रिनोवेशन क्या, उसके कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ।
ठीक है, तो ये छात्र संघ का चुनाव ना होना भी एक समस्या है छात्रों के लिए, क्योंकि उनकी समस्याओं को उठाने वाला कोई नहीं रहता। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रंजीत चौधरी है, मैं बस्ती जिले का हूँ। बस्ती जिले में क्या हाल है आपके जिले में चुनाव की? जिले का हाल ठीक ठाक है, लेकिन कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र कहाँ बचा है इस समय। बी द पीपल ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं। अच्छा, हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस मुद्दे पे असहमत होता हूँ, क्योंकि हम तो सब जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, लोग खुल के बोल रहे हैं, तो मुझे मतलब मैं तमाम चीज़ों पे सहमति रहती है मेरी, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं बचा है और या इसके बाद संविधान खत्म हो जाएगा, ये मुद्दों से मेरी थोड़ी सी ये आप लोगों के मन में ऐसा भाव क्यों है? अब देखिए वहाँ पे आज चुनाव, रायबरेली में चुनाव हुआ है, लगभग 20 मशीन खराब हुई है। कलेक्टर के निगरानी में जा रहा आ रहा है, अब कौन जा रहा, क्यों खराब हो रहा? पहले आप चेकिंग नहीं की है? पर मैं भी करीब 2.5 दशक से पत्रकारिता में हूँ, कम से कम मुझे लगता है 25-30 इलेक्शन मैंने कवर किए होंगे। हर चुनाव में कुछ भी मशीनें खराब होती रही हैं। मतलब मशीन खराब होना, क्योंकि जब एक देश में चुनाव होता है, 49 सीट में चुनाव हुआ है, एक लोकसभा क्षेत्र में 2000 बूथ होते हैं, ठीक है, 2000 बूथ में 1-10 कुछ मशीनें खराब होती हैं। मुझे इससे लोकतंत्र कैसे खतरा में आ जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। देखिए मशीनें खराब हो रही हैं। हाँ। टेस्टिंग के लिए आज यूनिवर्सिटी में लगा है। हाँ। एक हफ्ता से पहले रिहर्सल चल रहा है उस सब का। आप कैसे खराब हो रहा है फिर? आप क्योंकि सारी मशीनों की टेस्टिंग नहीं होती है ना। 1-2 मशीन खराब हो जाए तो समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट मांग रही है इनसे 11 दिन 12 दिन से समय मांग रहे हैं कि डाटा दीजिए हमको। सुप्रीम कोर्ट को इसे टरका रहे हैं सब। अब बताइए कहाँ लोकतंत्र नहीं तो वीवीपैट सुप्रीम ये लोग गए थे वीवीपैट के लिए, मतलब इलेक्शन। अच्छा, ये मुझे एक चीज बताइए, आप कुल मिला के सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे हैं। मैं एक विरोधी नेता के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा देखिए हम लोग चुनाव के बाद कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ईवीएम की पवित्रता को लेके हम लोगों को भी शक वक्त नहीं है। जैसे इनसे कहा गया कि ईवीएम और वीवीपैट का पूरा मिलान करिए, क्यों आप पीछे हट जा रहे हैं? जैसे हमारे जो चुनाव क्षेत्र है सब, वो बहुत पेचीदा प्रक्रिया है। 100% वीवीपैट का मिलान करने में फिर उसी तरह की समस्या आएंगी। सब लोग 30-40 दिन इंतजार कर रहे हैं, जितने प्रत्याशी हैं 30-40 दिन का समय लग रहा है पूरा प्रक्रिया से। मतलब वो रिजल्ट में भी फिर उतना ही लंबा समय लगेगा, 2 से 3 दिन और लगेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, 4 दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा। फिर मतलब उसमें एक अलग तरह की प्रशासनिक समस्याएं होंगी। खैर वो एक अलग विषय है, वो कोर्ट के विचाराधीन है, वो देखते हैं उसमें क्या आता है। उसके बाद आप देखिए 106% मतदान हो रहा है कहीं कहीं पे। कहाँ हुआ 106%? इधर उधर क्या नाम है, अच्छा ये बताइए 106% मतदान कहाँ हुआ है? मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, मैं नहीं आ रहा। अच्छा, ये पढ़े कहाँ से पढ़े थे ये 106% मतदान वाली बात? टाइम्स ऑफ इंडिया में। क्या जगह सी बूथ का नाम बताइए? बूथ का नाम ध्यान नहीं आ रहा, सर्च कर लेंगे आ जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया पे। आप हमको ध्यान नहीं आ रहा इस समय। चलिए ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए मेरे लिए भी ये नई जानकारी है कि 106% मतदान कहाँ हुआ है। वो रिपोर्ट गया था 106%, 99%, 100%। बताइए पूरा सब गया था रिपोर्ट। अच्छा, हमको ध्यान नहीं है इस समय। अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश प्रजापति। ब्रजेश जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, गोरखपुर के हैं। क्या हाल चाल है आपके शहर का? हाल चाल ठीक है, सब उजड़ा दिख रहा है। अच्छा, उजड़ा दिख रहा है। हाँ, मैं इधर से गुजरा, मतलब मैं एक ही सड़क पर गया तो ठीक ठाक दिख रहा था। नहीं, रोड तो ठीक ठाक है। हाँ। लेकिन आप ही कुछ दिन पहले देखे होंगे कि गोरखपुर की एयर क्वालिटी क्या हाल हुई थी। यार मैं तो ऐसी जगह पे रहता हूँ ना, दिल्ली, वहाँ तो लगता है कि गैस चैम्बर है। हाँ, तो फिर भी हम लोगों के लिए तो भैया वो चाहिए ना कि वो सरकार इस पर ध्यान दे। अगर वो कटवा रही है या कोई भी चीज़ बेच रही है तो या फिर नई जंगल कटवा रही है तो उसे लगाने की। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो एयर क्वालिटी, पॉल्यूशन, ये सब हम लोग करते हैं बात, अच्छी बात है क्या, लेकिन जब चुनाव में ये सब मुद्दा बन पाता है? मुझे मतलब मुझे वो थोड़ा समझना है कि चुनाव जब आप चूंकि यूथ है, हो सकता है कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों से, जब वोट करने जाते हैं तो ये ध्यान में रहता है क्या कि एयर क्वालिटी खराब है, पॉल्यूशन है, साइकिल के लिए जगह नहीं है सड़क पे, ये सब आप लोग सोचते हैं क्या? बात ये है ना, जो राजनीति लगभग 25-30 साल से ऐसी हो गई है कि राजनीतिक पार्टियां जो है ना डायरेक्ट लाभ देना चाह रही हैं कि भैया 10,000 रुपया हम देंगे, हमें वोट दो, 20,000 रुपया देंगे, हमें वोट दो। क्योंकि पैसा देने से अगर किसी देश का विकास होता तो आजकल जो देश हैं बहुत सारे, वो पैसा दे के दुनिया में अमीर बन जाती। लेकिन नहीं, ये लोग कभी सोचते नहीं। जैसे अभी बहुत सारे जो आए ना मैन्युफैक्चर कि हम मंथली इतना देंगे उतना देंगे। अरे इससे अच्छा है
कि भाई आप उस योग्य बच्चे को ही निवेश करिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक बता रहा हूँ थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए जो सरकार 8,000 महीना देने की बात करी लगातार 5 साल आने वाली, अरे आने वाली, हाँ मैंने कहा कौन सरकार मतलब वो 8,500 भाई में भी आ सकती है। अच्छा चाहे नहीं मतलब भी आप आएगी। ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आ रही है 8,500 रुपया मिलेगा, हाँ, हम तो आप मान कह रहे हैं रहे हैं। आने वाली सरकार 8,500 देगी। चलिए अब ठीक है। इसी को वो 8,000 न दे करके मात्र केवल जो महिलाएं बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ही दे दे, वो भले से 1 लाख आती है, अपने पैसे से 10 करोड़ के आसपास बांट पर दे। क्या इसके लिए मुझे एक बताइए, इसके लिए क्या हम आप जिम्मेदार नहीं है क्या? क्योंकि ये एक नहीं सर। सक्सेसफुल नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्योंकि ये जो फ्री बीज का जो है वो एक सक्सेसफुल मॉडल कुछ स्टेट में दिखा है। उसके बाद जो पार्टियां नहीं देती हैं उनको साफ साफ राजनीतिक नुकसान होता है। हाँ। तो वो इसके लिए तो मतदाता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ना। तो हाँ, मतदाता इतना गरीब है सर तो उसके घर अगर अच्छे से 2 किलो भेली भी लेते अच्छा, हैं एक तो बात पता है, बताइए, हाँ, हमारे पापा आ गए हम इन्हीं को वोट देंगे। मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूँ। मतदाता आप कह रहे हैं गरीब है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो मतदाता एलिजिबल नहीं है वो भी बीपीएल का कार्ड बनवा के राशन कार्ड ले रहे हैं। ये मसला गरीबी का भी नहीं है। हम नेताओं पर बहुत सारे सवाल उठाते हैं, सरकारों पर, किसी भी पार्टी की सरकारों पर सवाल उठाते हैं, अधिकारियों पर सवाल उठाते हैं, पर कभी आत्मचिंतन नहीं करते हैं कि हम 5 किलो राशन के लिए फर्जी राशन कार्ड बनाते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट ही अवलोकन करे ना अपनी। हाँ? गवर्नमेंट मैं वो कह रहा हूँ गवर्नमेंट की कार्य है, लेकिन बनाने वाला भी अपराधी है ना, रिश्वत लेने वाला अपराधी है, रिश्वत देने वाला भी अपराधी आम है। जनता तो इसमें नहीं ना है। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस आपने कहा है। समाज आ रहा हूँ हाँ। हाँ सर, समाज में अगर कहीं हो रहा है तो व्यक्ति तो चाहता है ना कि हमको आसानी से हर चीज़ मिल जाए। और ये जो फ्री में राशन बांट रहे हैं इससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, महंगाई भी बढ़ गई है। गांव में मजदूर नहीं मिल रहे हैं गेहूँ काटने के लिए कि आसानी से 5 किलो मिल जा रहा है और लेके खा रहे हैं। और जो खेती कर रहा है बेचारा मजदूर खोज रहा है घरे घरे कि कोई मिल जाए, मेरा खेत कट जाए, ये भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको भी ध्यान दे कि आसानी से अगर सबको हर चीज़ मिल भी नहीं लगेगी तभी तो एक तरह से दिक्कत हो रही है। लेकिन जो एक सरकार कहती है कि हम एक लोक कल्याणकारी राज हैं, ठीक है, तो लोक कल्याण को लेकर जो योजनाएं होंगी हम उनको लेकर आएंगे। और समाज में बहुत सारे लोग हैं, मतलब चूंकि हंगर इंडेक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कहते हैं कि उसको भी ठीक करना हमारा काम है। तो उसको ठीक करना उनको ठीक है, लेकिन उसको लाने से पहले तो एक बार उसको उस पर डाटा तो क्लियर करें कि किसको हमको देना है किसको नहीं देना है। और अगर हम मान लीजिए सबको बैठा के खिलाने लगे तो एक तरह से अपाहिज देश हो जाएगा ये। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को न बांटिए भाई। अभी आप जैसे हल्ला हो रहा था पीछे कुछ समय पहले कि क्या बोलता है जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएंगे। अच्छा ये बताइए शिक्षा से बढ़िया कानून क्या है जनसंख्या नियंत्रण का? जनसंख्या नियंत्रण पर कानून का हल, हाँ ठीक है, हाँ। थे ना, शिक्षा अगर बढ़िया दे दीजिए तो व्यक्ति इतना होशियार हो जाएगा कोई खुद नहीं बच्चा पैदा करेगा। आप कानून ला ही दीजिए और हमें चाहूँ पैदा ही करना तो क्या हमें रोक लेंगे? अरे यही रहेगा भैया, नहीं सरकारी नौकरी करेंगे, जो प्रावधान लाएंगे हम मजदूरी करेंगे, यही होगा अगर जिद पे आ जाए। लेकिन शिक्षा दे दीजिए तो इंसान इतना सफल हो जाएगा, कोई सोचेगा बात तो सही है, हमें नहीं करनी चाहिए, एक ही बच्चा हमारा ठीक है, 2 ही बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। पर शिक्षा देके इसी तरह हम कहते हैं कि नैतिक शिक्षा देंगे भ्रष्टाचार रुकेगा, फिर आप ही के साथी कहते हैं भ्रष्टाचार रोकना सरकार का काम है, हमारा काम तो करना है तो हम तो करेंगे। ये एक अंतहीन डिबेट नहीं है। नहीं देखिए, कोई भी चीज़ जो प्रकृति में आ गई है, भ्रष्टाचार करप्शन जैसे शब्द आ गए ना तो खत्म नहीं होगी, लेकिन न्यून की जा सकती है। और अच्छे अब आप ही बताइए, अगर पार्लियामेंट में इस समय चुनाव लड़के जा रहे हैं ना, ये कितने % लगभग अभियुक्त प्रकृति के लोग हैं, है ना? लगभग 40-45% है ना, लगभग है ना? तब ऐसे लोग जाएंगे, अब सोचिए कितना अच्छा ये विधि बनाएंगे। पर वो तो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम रोड पे बैठते हैं, उस पे भी हो सकता है कि आप छात्र संघ का चुनाव होगा, 10 स्टूडेंट, आपके 10 स्टूडेंट पे भी मामला दर्ज हो जाएगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ये सामान्य अपराध का लग जाता है, पर उसमें तो एक कानून, गंभीर अपराध के लोग भी तो हैं। अरे तो गंभीर अपराध के लोग हैं तो उसमें तो एक प्रक्रिया तय है ना कि इतने साल से ज्यादा की सजा होगी, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप कानून से इतर थोड़ी कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रक्रिया तय है ना, और कई सारे लोगों की सदस्यता खत्म हुई है। मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे कर दिया जाए, आ रहा हूँ क्या पास, अगर ऐसा कर दिया जाए कि जो मान लीजिए 376 या 302 का मुलजिम है और उसके ऊपर 2 से 3 मुकदमे ऐसे चल रहे हैं और 5-6 साल से लंबित है, तो उसको टिकट क्यों दे रहे हैं आप? ऑलरेडी मान लीजिए कि वो अभियुक्त है और इसकी जब स्थिति मेंटल स्थिति इस तरह की है तो क्या किसी महिला के प्रति मैं थोड़ा सा इसमें मेरी असहमति है, मैं दूसरे लोगों के पास भी जाता हूँ। मेरा कहना यह है कि ये तय करना तो न्यायालय का काम है ना, कि अभी सिर्फ अभियोग पर किसी को विधि बनाने की, एक मिनट, नहीं, लेकिन अंत में तय तो न्यायालय करेगा ना। अभियोग, ये तो फिर कोई किसी के खिलाफ भी आरोप लिखवा देगा, अभियोग के आधार पर किसी को। मैं बता रहा हूँ जो लॉ का कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता रहा हूँ
जब आपके ऊपर आरोप या चार्ज फ्रेमिंग किए जाते हैं या FIR जब होती है, ठीक है, तो उसमें न्यायालय एकदम प्रिजम्पशन करता है इनोसेंट ऑफ एक्यूज्ड। ये तब तक मान के चलता है जब तक फाइनली जजमेंट ना आ जाए। ठीक है। दूसरी बात, आप बोले करप्शन, तो मैं आपको बताऊं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 19 मुझे इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। बिल्कुल करूंगा। आप ये कह रहे हैं, जैसे मैं जानता हूं कि गांव में एक मामला होता है और आधे गांव पे 498 लग जाता है जी। आधे गांव आरोपी होते हैं और पता चल रहा है आधे लोग फरार हैं गांव से कि कब पुलिस उठा के ले जाएगी। तो सिर्फ हम अभियोग के आधार पे या सिर्फ FIR के आधार पे हम लोगों को डिस्क्वालीफाई करने लगे तो आधा देश किसी चीज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। मैं वही बात कहना जा रहा हूँ। मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूँ, समझिए, कानून का जो मर्म है, जो कानून का उद्देश्य है, वो जस्टिस है। हाँ, ठीक है। आप समझिए, जैसे अगर किसी व्यक्ति के ऊपर FIR हो रहा है तो वह जरूरी नहीं है कि वो FIR सही है, क्योंकि जो FIR होता है वो जब आप एक साक्ष्य अधिनियम होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना 1872 में, उसमें बात कहा गया है कि जो FIR की कॉपी होती है या एप्लीकेशन होता है वो साक्ष्य नहीं होता है। हाँ। उसको तौला जाता है। ठीक है। इसलिए न्याय की जो मूर्ति होती है उस पर पट्टी बांधी जाती है कि एक जर्नी बेंथम एक लेखक थे, उन्होंने एक किताब लिखा, उसमें किताब में उन्होंने लिखा कि विटनेस इज आई एंड ईयर ऑफ जस्टिस, यानी जो गवाह होता है वो कानून और न्याय का आँख और कान होता है, कान और आँख होता है। ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा। वो जो कह रहा है किसी भी व्यक्ति को FIR के आधार पर डिस्क्वालीफाई कभी नहीं किया जा सकता। मैं वही कह रहा हूँ फाइनली जजमेंट ना है। हाँ। दूसरी बात, आप ये कहा करप्शन, तो करप्शन जो एंटी करप्शन एक्ट बना है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, उसमें बड़ी रोचक बात आपको बता रहा हूँ। मैं उसको पढ़ा हूँ, अभी फिलहाल 3-4 दिन में पढ़ा हूँ। उसमें लोक सेवक की बात की गई है। एक आम आदमी को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कभी दोषी नहीं बनाया जा सकता। ये सबसे पहले जान लीजिए कि एक जो आम आदमी होता है उसमें ये है कि जो घूस लेगा, जो घूस देगा, दोनों अपराध के दोषी हैं। यही तो मैं भी कह रहा था। ठीक है। हाँ। तो उसमें है। हाँ। ये जो कांग्रेस के समय बना है, राजीव गांधी के समय, वो लॉ बड़ी अच्छी लॉ है। अगर उसका वास्तव में इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो समझ लीजिए कि करप्शन तो दूर दूर, कोई भी लॉ या कोई भी कानून जब तक सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, जैसे डाउरी प्रिवेंशन एक्ट, आप मेरी बात को दोहरा रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि कानून को जो है बेसिक वो वही है, कानून को उस स्पिरिट में सबको लेना पड़ेगा, उसकी भावना को भी अंगीकार करना पड़ेगा। मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि सिर्फ अगर लॉ बना देने से होता तो इस देश में दहेज का उत्पीड़न हो गया होता, सिर्फ लॉ बना देने से हो जाता तो बाल विवाह का उत्पीड़न हो गया होता। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जनता को भी उसके दिशा में काम करना पड़ेगा, सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होगा। बातें आज के जो डेमोक्रेसी की बात है, जो बोले हैं भाई साहब, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र केवल वोट देना नहीं है, क्योंकि वोट देना एक स्टैट्यूटरी राइट है, न कि फंडामेंटल राइट है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे हैं, वो फंडामेंटल राइट नहीं बना है। हाँ। किसी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ठीक है। ये लोकतंत्र का बेसिक परिभाषा नहीं है। बेसिक परिभाषा यहाँ से है कि जो हम बोल रहे हैं ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। हाँ, स्वतंत्रता के और ये विश्वविद्यालय जो ऑटोनॉमस बने हुए हैं, ऐसे तमाम संस्थाएं जो अपने खुद नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, चलते हैं, उनकी स्वायत्तता बरकरार रहे। इस गवर्नमेंट में आप तमाम विश्वविद्यालयों की गरिमा देख लीजिए, दिन प्रतिदिन गिर रही है। दूसरी बात, जब हम मतदान करने जा रहे हैं तो मतदान में सबसे पहली बात, पूरे भारत में मतदान कहाँ होती है? प्राइमरी स्कूलों पे होती है। वहाँ की स्थिति देख लीजिए। काउंटिंग कहाँ होती है? गवर्नमेंट स्कूलों पे होती है, यूनिवर्सिटियों में होती है। वहाँ की स्थिति देख लीजिए। जब मतदान करने जा रहे हैं, जो प्राइमरी स्कूल है उसी को देख के वोट कर दीजिए। ये तो मतदाता का काम है। हाँ। और जो देखिए, दूसरी बात आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जो है क्या कर रहे हैं? डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को, जो अगर यहाँ चुनाव लड़ रहा है, उसको मत देखिए, ये वोट हमको सीधे आ रहा है। ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, वो केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, शक्ति निहित कर रहे हैं। और आप याद रखिए, जब भी शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित होगी तो या तो निरंकुशता आएगी, या तो फिर डेमोक्रेसी डंप कर जाएगी ये कई बार। क्योंकि आप जानिए, यहाँ जो है सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना खूबसूरत है भैया, मैं आपको बताऊं, अगर पूरे नेताओं को, पूरे पार्टियों को एक बस आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में है। गजब की खूबसूरती है। अगर उसका कोई पालन कर दे तो ये देश जान। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का नागरिकों को भी पालन करना है। नहीं, जो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य जो है, समझ रहे हैं। हाँ। देखिए, नागरिकों के प्रति तो संविधान बहुत उदा है, नागरिकों को भी दायित्व है। हाँ। लेकिन नागरिक का जो दायित्व है, इस दायित्व के पीछे गवर्नमेंट का एम्पावरमेंट होना चाहिए। आप बताइए, हम विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं, हम लोग मेस का पैसा दे दिए हैं, ठीक,
पूरा विश्वविद्यालय छात्रावास मेस का पैसा दिया है, मेस नहीं चल रहा है, उसका ब्याज आप पैसा आप कहाँ रख रहे हैं? मतलब मेस नहीं चल रहा, मेस नहीं चल चार्ज रहा, ले लिया गया। चार्ज ले लिया गया। अच्छा, वो पैसा रिफंड भी नहीं आ रहा? रिफंड नहीं हुआ है। अच्छा, ये कोई घोषणा है इसकी कि वो रिफंड करेंगे कि नहीं करेंगे? रिफंड करेंगे, हाँ। लेकिन आप रिफंड करके बताइए, आप ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, क्या मतलब है ये? आप मेस के नाम पे पैसा ले रहे हैं और उसको लेके जो है मेस चला ही नहीं रहे हैं। 2 साल 2.5 साल 3 साल हो गया। तो ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र थे, उनके अपने मुद्दे, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो बड़े बड़े मुद्दों की बात होती है, छात्रों के मुद्दे दरकिनार रह जाते हैं। ये वक्त है कि हम छात्रों के भी मुद्दे को केंद्र में लाएं और इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ें। गोरखपुर में 1 जून को वोटिंग है, ये मुद्दे कितने प्रभावी हैं, छात्र अपनी बातों को कितनी प्रभावी रूप से रख पाते हैं, ये सब 1 जून को पता चलेगा। और 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तब पता चलेगा कि कौन से मुद्दे हावी रहे हैं और किस प्रत्याशी के हाथ बाजी लगी है। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ और देखते रहिए 24 का चौधरी कौन।